नमस्कार, जय हिंद। सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में मैं नरेंद्र कुमार सिंह परिहार, विषय अध्यापक, SRP इंटर कॉलेज कोंच जालौन, आप सभी को हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के आदेश के अनुपालन में ऑनलाइन क्लासों का आप लोगों को पता ही है कि क्यों ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई, कारण क्या है। आप ये चीज़ आप लोगों से छिपी नहीं है और बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। मुख्य कारण जो लगातार हम अपने 20 तारीख यानी 20 अप्रैल 2020 से लगातार हम अपनी प्रत्येक वीडियो में आपको बताते आ रहे हैं कि हमारा देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। तो उस महामारी से बचाव के लिए भारत सरकार ने संपूर्ण भारत में लॉकडाउन किया हुआ है। यातायात बंद हैं, मार्केट बंद हैं, स्कूल बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, सब कुछ बंद है, क्योंकि ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी कोविड-19 संक्रमण से फैलने वाली होने के कारण और इसका कोई इलाज ना होने के कारण सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम जब तक कि इसका कोई हमें निदान या बचाव या कोई ऐसा कदम नहीं मिल जाता है या कोई ऐसा परिणाम नहीं मिलता है जब तक कि जिससे हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित रख सकें, तब तक के लिए हमारी सरकार ने लॉकडाउन के लिए पूरे भारत देश में आदेश करके रखा है। और ये लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। आज 16 तारीख है, कल इसका तीसरे चरण का अंतिम दिन है। अब देखते हैं आज क्या होता है। सरकार किस तरह से, किस स्थिति से कैसे इसको और बढ़ाती है या शर्तों के अनुसार खोलती है, ये तो निर्देश आज शाम तक प्राप्त होंगे। लेकिन जब तक हमें कोई अगले निर्देश नहीं मिल जाते हैं, तब तक हमें जो आज वर्तमान के निर्देश हैं कि हमें घर से नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना है, किसी वस्तु या चीज़ को छूते हैं, बाहर अगर किसी कारणवश निकलते हैं तो आप अपने नाक और मुंह को ढक कर निकलेंगे। अगर बाहर कोई चीज़ छूते हैं या अपने वाहन से जा रहे हैं, बाहर खड़ा है तो स्वाभाविक है कोई छू लेता है, तो आप सैनिटाइजरिंग करेंगे, अपने हाथों को सैनिटाइजर करेंगे, ग्लव्स का प्रयोग करेंगे। यही बचाव के उपाय हैं और इस उपायों को जिस किसी ने पूर्ण मनोयोग से अपना लिया वो सुरक्षित है आज के परिवेश में। अब कल क्या होता है ये एक अलग बात है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के आदेश के अनुपालन में ऑनलाइन क्लासों का प्रारंभ किया गया और उनके आदेश
उनकी महत्वाकांक्षी योजना उप मुख्यमंत्री जी की, तो हमारे जिला जालौन के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री भगवत पटेल जी, जो कि इस प्रकार के कामों में प्रदेश में एक अपना विशेष स्थान रखते हैं। जैसे उनने नन्ना कलाम को बहुत सफल बनाया और आज ऑनलाइन क्लास को सफल बनाने में वो ज़िले के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को निर्देश देते हैं, सलाह देते हैं और क्लासों को लगभग पूरे ज़िले में सुचारू रूप से चलवा रहे हैं। हाँ, थोड़ी अभी आजकल थोड़ी समस्या आ रही है कि कुछ, क्योंकि मूल्यांकन चल रहा है तो कुछ अध्यापक, अधिकांश अध्यापक व्यस्त हैं, तो कुछ अध्यापक ऑनलाइन क्लास का डिले हो जा रहा है, लेकिन वो डिले हो रहा है लेकिन आपको सामग्री बराबर मिल रही है। तो पटेल साहब जो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय हैं, इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर हैं शिक्षा के, तो उनके आदेश और निर्देश के अनुपालन में हम लोग ऑनलाइन क्लास का जो आरंभ किए हुए हैं। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्री डॉक्टर रमेश चंद पांडे जी, उनके पूर्ण निर्देशन में, पूर्ण उनके सहयोग से ये क्लासेस हम लोग चला पा रहे हैं। तो सभी छात्र उनका भी बहुत बहुत आभार करें कि जो एक ऐसे रूरल एरिया में भी आप लोगों को क्लासें मिल रही हैं और अनवरत लगातार 20 अप्रैल से आपको क्लासेस मिल रही हैं। तो छात्रों, जैसा कि मैं जब से क्लासेस शुरू हुई तब से बार बार आप सभी से, आपके गार्जियन से या आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं अपील करता आ रहा हूं कि आप लोग लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि लॉकडाउन का अगर पालन नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं खतरे में हैं, कहीं ना कहीं आप उस संक्रमण के करीब पहुंच रहे हैं। तो इसलिए ना घर से निकलें और ना कोरोना जैसे राक्षस के संपर्क में आएं। तो ये आप लोग ध्यान रखें। आज 16 मई 2020 दिन शनिवार, कल रविवार को अवकाश रहता है। तो मैंने इस हफ्ते में आप सभी को कक्षा 12 ऑटोमोबाइल में द्वितीय प्रश्न पत्र में द्वितीय प्रश्न पत्र के अनुसार अध्याय 1 होगा, लेकिन विषय के अध्याय में अध्याय 4 फ्यूल सप्लाई सिस्टम को मैंने पढ़ाया है। जो अध्याय 4 रहा है, अध्याय 4 फ्यूल सप्लाई सिस्टम, मैं इसको इस हफ्ते मैंने पढ़ाया। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कल मैंने आप लोगों को इंजेक्शन के बारे में बताया था, इंजेक्टर में क्या खराबियां आती हैं ये बताया था। आज आप सभी को पूरे पाठ में जहाँ जो आपको दिक्कतें आई हों
या कई छात्रों ने हमें कॉल किया है या मैसेज दिया है कि यहाँ पे, तो मैं आज आप लोगों को इस पूरे अध्याय के जो बोर्ड परीक्षा में संभावित प्रश्न हैं या इस अध्याय से जो प्रश्न बनते हैं, जिसमें दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय जो प्रश्न बनते हैं, वो समस्त प्रश्न हम आज आप लोगों को फ़ोटो या पीडीएफ के माध्यम से भेजेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम पुनः एक बार पूरे पाठ को रिपीट करते हैं। आप लोग थोड़ा संक्षिप्त में हम ये बताते चलेंगे इस पाठ में। तो इसमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम में सबसे पहले जो सप्लाई सिस्टम में फ्यूल एक चैप्टर ही दिया है, सप्लाई सिस्टम के सप्लाई कैसे फ्यूल की करते हैं। तो इसमें यहाँ हमने फ्यूल सप्लाई सिस्टम में हमने कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी डीजल इंजनों की सप्लाई सिस्टम को पढ़ा। इस डीजल सप्लाई सिस्टम में जैसा हमने आपको बताया था कि कंप्रेशन स्ट्रोक में डीजल का स्प्रे कंप्रेस करके गर्म हवा पर पावर स्ट्रोक में डीजल का स्प्रे करते हैं, जिससे डीजल में आग लग जाती हो और एग्जॉस्ट होता है और इंजन को शक्ति प्राप्त होती है। ये मैंने पढ़ा है। तो इसमें पहला जो पॉइंट था फ्यूल ट्रांसफ़र पंप, इसका पहला पॉइंट था फ्यूल ट्रांसफ़र पंप। पहला यही था ना, फ्यूल ट्रांसफ़र पंप। फ्यूल ट्रांसफ़र पंप में क्या होता है कि डीजल को टंकी से फ्यूल फिल्टर या फ्यूल पंप तक भेजने के लिए फ्यूल ट्रांसफ़र पंप का प्रयोग किया जाता है। कि टंकी से जो डीजल होता है वो टंकी से फ्यूल इंजेक्शन पंप तक डीजल पहुंचाने का, फ्यूल इंजेक्शन पंप तक डीजल पहुंचाने का काम फ्यूल ट्रांसफ़र पंप करता है। ठीक है। अब फ्यूल ट्रांसफ़र पंप के बाद इसमें दूसरा आया था फिल्टर। कौन सा? फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर मैंने पढ़ाया। तो फ्यूल फिल्टर में जो मैंने बताया कि फ्यूल को फिल्टर क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि हमें फ्यूल को इंजेक्ट कराना है, यानी प्रेशर के साथ स्प्रे कराना है। तो फ्यूल या तेल डीजल कैसे बनता है ये मैंने आप सभी को बताया कि क्रूड ऑयल, तेल के कुओं से क्रूड ऑयल के रूप में तेल को निकाला जाता है। उसको रिफाइनरियों में फिल्टर करके, छान करके डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट, मोबिल ऑयल ये सभी बनाए जाते हैं। तो यहाँ डीजल इंजन के बारे में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हम डीजल का प्रयोग करते हैं। तो डीजल का जो प्रयोग है, डीजल को क्यों, कैसे, क्यों नाम पड़ा? डीजल का कोई रासायनिक नाम नहीं है, क्योंकि इस कंप्रेशन इग्निशन प्रणाली को, जिसमें फ्यूल को, जो फ्यूल प्रयोग किया जा रहा है, उसको रुडॉल्फ डीजल ने खोज की थी। तो रुडॉल्फ डीजल के नाम पर ही इसमें जलने वाले तेल को डीजल कहते हैं। तो डीजल में गंदगी होती, तो इन गंदगियों को क्या होता है कि डीजल को ट्रांसपोर्ट में, कि वहाँ से डीजल आया, यहाँ आया, यहाँ से पेट्रोल टैंक में, पेट्रोल टैंक से हम अपने किसी उसमें या टंकी में हमने डलाया, तो इसमें कई कचड़ा आ जाते हैं। तो इन कचड़ा को छानने के लिए हम फिल्टर का प्रयोग करते हैं। फिल्टर को, जो फिल्टर होते हैं इसमें डीजल फिल्टर जो होते हैं कागज़ के, नमदा तथा महीन तारों से बनाए जाते हैं। ये हो गए फिल्टर। ठीक है। फिल्टर का काम क्या है? डीजल को छानना। नेक्स्ट अगला पॉइंट था
नंबर 3 गवर्नर। गवर्नर का काम जो मैंने आपको बताया, गवर्नर का मुख्य काम होता है कि डीजल की सप्लाई, इंजन की गति कम हो या तेज हो, डीजल की सप्लाई को विभिन्न परिस्थितियों में एक समान रखना, ये गवर्नर का काम होता है। कभी डीजल कभी ज़्यादा या कम ना होने पाए। गवर्नर 3 प्रकार के होते हैं। गवर्नर 3 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और नंबर 2 वायवीय और द्रविक गवर्नर। तो अपन लोग जो प्रयोग करते हैं वो सर्वाधिक यांत्रिक या वायवीय प्रयोग करते हैं। इसके बाद फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप, इसमें प्रकार फ्यूल इंजेक्शन पंप का काम कि ये जो एयर ब्लास्ट और मैकेनिकल होते हैं। फ्यूल इंजेक्शन पंप का काम क्या होता है कि ये जो एयर ब्लास्ट होते हैं, एयर ब्लास्ट को मैंने बताया था कि स्टेशनरी इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं। इनका मुख्य काम क्या है कि फ्यूल इंजेक्ट करना, फ्यूल को जब स्प्रे कराया जाता है तो उस स्प्रे को इंजेक्ट करना, इसका काम फ्यूल इंजेक्शन पंप का होता है। कि इसमें जो एक इसका प्रेशर होता है 800 से 1000 पाउंड के बीच में जो प्रेशर होता है, उसमें डीजल का स्प्रे किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? डीजल इंजेक्टर के द्वारा। डीजल इंजेक्टर के द्वारा ही ये जो स्प्रे होता है वो किया जाता है। इंजेक्टर का काम मुख्य क्या होता है कि इंजेक्टर सक्रिय रास्ते से डीजल को प्रेशर के रूप में भेजना, ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल में वायवीय प्रयोग नहीं किए जाते। मैकेनिकल में 3 प्रकार के इंजेक्टर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये मास्टर फ्यूल इंजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर और इंडिविजुअल। आज हम सर्वाधिक इंडिविजुअल फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली का प्रयोग करते हैं और अधिकांश इंजनों में यही प्रणाली मिलेगी कि कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी अपने हिसाब से इंजन को, उसके जो कंपनी के इंजीनियर होते हैं, इंजन को अपने हिसाब से बनाते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन कैसे क्या क्या कराना है। ये सब हर कंपनी के इंजीनियर अलग अलग करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल जो इंजेक्शन प्रणाली है, इसको अधिकांश प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इंजेक्शन की प्रणाली होती है वो अलग अलग, हर जो सिलेंडर होते हैं, हर सिलेंडर के लिए अलग अलग इंजेक्शन की प्रणाली होती है, जिससे कि फ्यूल का इंजेक्शन सही मात्रा में हो पाए और फ्यूल जल्दी से जल्दी जल पाए। इसके बाद आता है फ्यूल इंजेक्शन पंप की बनावट। इसी में तो पंप की बनावट को मैंने बताया था कि इसकी कार्यविधि किस प्रकार से होती है, ये हमारे आप पिछले वीडियो में देख लेंगे। और इसके बाद आता है इंजेक्टर। ये इंजेक्शन है। नंबर 5 इंजेक्टर। मैंने इंजेक्टर पंप के बारे में आपको पढ़ाया कि इंजेक्टर पंप क्या होता है, इंजेक्टर का काम क्या होता है। तो इंजेक्टर का काम है कि सीमित स्थान से, एक निश्चित सीमित स्थान से किसी द्रव को, यदि बहने वाली चीज को एक निश्चित सीमित स्थान से निकालना या गुजारना, वो प्रवेश कराना, वो इंजेक्टर कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है।
डीजल इंजन में कंबस्शन चैम्बर में गर्म हवा पर स्प्रे किया जाता है। किससे? वो इंजेक्टर के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो इंजेक्टर की कार्यविधि जो होती है, सामान्य स्थिति में नोजल अपनी स्प्रिंग पर सीट से चिपके रहते हैं। उस पर जैसे ही प्रेशर बनता है वो अपने सीट से हट जाते हैं और डीजल को पूर्ण पंपिंग के साथ स्प्रे कराते हैं कंबस्शन चैम्बर। ठीक है, ये हो गया इंजेक्टर। अब इंजेक्टर नोजल के प्रकार, ये इंजेक्टर हो गया। छठवां है इंजेक्टर नोजल के प्रकार। इंजेक्टर नोजल के प्रकार। इंजेक्टर नोजल के प्रकार में मैंने सिंगल हॉल, मल्टी हॉल और पिंटल हॉल। तो सर्वाधिक जो इसमें ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि सर्वाधिक इनका ही प्रयोग होता है। सिंगल हॉल का भी होता है, मल्टी हॉल का भी होता है और पिंटल का भी होता है। तो सिंगल हॉल में एक हॉल से डीजल छोटे कणों के रूप में निकलता है, स्प्रे होता है। मल्टी हॉल में कई छेद होते हैं, उनके कई छेद कई अंश कई एंगल पे होते हैं, जिनसे डीजल प्रेशर के साथ छोटे छोटे कणों में निकलता है। और पिंटल में जो पिंटल होता है, इसमें ये अधिकांश प्री इग्निशन इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं। कि प्री इग्निशन माने पहले। तो ये क्या करते हैं कि गर्म हवा पर पिंटल में एक हॉल नीचे होता है, तो जैसे ही वो चलता है, प्रेशर बनता है, तो एक जो छिद्र होता है जिससे डीजल वो पहले ही थोड़ा सा गर्म हवा पे स्प्रे कर देता है, तो हवा और गर्म हो जाती है। इसके बाद फाइनल स्प्रे होता है तो एकदम जोर से ब्लास्ट हो जाता है। तो ये पिंटल का हो गया। इसके बाद आता है इंजेक्टर का टेस्ट। टेस्ट कैसे किया जाता है ये मैंने बताया था कि इंजेक्टर को प्रेशर टेस्ट किया जाता है, इंजेक्टर लीक टेस्ट किया जाता है, और इंजेक्टर में जो लीकेज होती है वो टेस्ट किया जाता है, और इंजेक्टर का स्प्रे टेस्ट किया जाता है कि कितना स्प्रे किया जाए। इसके बाद आता है फ्यूल इंजेक्शन पंप की टाइमिंग। फ्यूल इंजेक्शन पंप की टाइमिंग। टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि स्प्रे अगर थोड़ा बहुत भी अंतर आ गया, एकाध ही कोण एकाध ही अंश का अंतर आ गया, तो इंजन की जो चाल होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए इसको जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग को सेट करने का जो तरीका होता है कि सबसे पहले इंजेक्शन नंबर 1 सिलेंडर को पिस्टन की टीडीसी कुछ डिग्री पूर्व टाइमिंग को सेट करना। इसके 3-4 प्रकार होते हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों को ये मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद डीजल इंजेक्शन की प्रणाली के सामान्य दोष। डीजल इंजेक्शन प्रणाली के सामान्य दोष। डीजल इंजेक्शन प्रणाली के सामान्य दोष। ये आते हैं। तो सामान्य दोषों में मैंने बताया था कि टंकी से तेल का ना होना या वेंट हॉल बंद होना, ये इंजेक्शन में कम आते हैं। एयर लीक होना, ठीक है, एयर का लीक होना, डीजल लाइन में लीकेज, गंदे फिल्टर, फ्यूल ट्रांसफ़र पंप में दोषपूर्ण होना, ये सामान्य दोष आते हैं।
इसके बाद डीजल इंजेक्शन के मुख्य दोष, कारण व उपचार इसी में। इसके बाद इंजेक्शन में दोष, कारण और उपचार, ये जो मैंने आपके कल के वीडियो में बताया था। तो ये सभी छात्र जितना मैं पीडीएफ के माध्यम से भेज रहा हूँ, सामग्री जो भी होती है पीडीएफ अलग से प्रश्नोत्तरी है, क्योंकि अपने यूपी बोर्ड में प्रश्नोत्तरी पढ़ाई की पड़ता है, जो प्रश्नोत्तरी अध्ययन कराते हैं हम आप लोगों को। तो इसमें जो हमने प्रश्न अलग से हमने आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए हैं, उन सभी को फेयर कॉपी पर, ये चीज़ ध्यान रखना कि आज जो मैंने रिपीट ये जो आपको रिवीज़न कराया है, ये रिवीज़न सिर्फ हमने आपको फेयर काम के लिए रिवीज़न कराया है। कल रविवार है, आप सभी लोग फेयर काम को पूरे हफ्ते के वीडियो बना के फेयर काम को ज़रूर करेंगे, और फेयर काम को करने के बाद उसकी एक एक तस्वीर ग्रुप पे अवश्य डालेंगे, तभी आप लोगों की उपस्थिति मानी जाएगी, अन्यथा आप अनुपस्थित माने जाएंगे। तो जानते हैं कि अनुपस्थिति कम होने के कारण आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से की जो परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा है, उससे आपको वंचित किया जा सकता है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखें, समस्त छात्र ये ध्यान रखें कि आपको फेयर काम करके इसकी फ़ोटो लेकर ज़रूर ग्रुप पे डालना है। ग्रुप यही ऑनलाइन कक्षा 12 ऑटो के ग्रुप पे डालना है, जिसमें लोगो SRPIC 12 ऑटो लगा हुआ है, उस पे भेजना है। और अगर कोई समस्या है तो हमारे जो YouTube चैनल आप देखते हैं, YouTube चैनल के माध्यम से ही हम आपको अपना वीडियो भेजते हैं। तो YouTube चैनल NK.Singh पर जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं। आपकी हर समस्या के निदान के लिए हम लोग, हमारे सभी शिक्षक साथी, प्रत्येक विषय के शिक्षक साथी हमेशा आप लोगों के साथ हैं। लेकिन आप लोग पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करें, क्योंकि इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता है कि आप लोग घर पर बैठकर इतने विद्वान जो हमारे साथी हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, सामान्य आधारिक है, अंग्रेजी के हमारे जो साथी हैं वो बराबर आपको वीडियो, ऑडियो और सामग्री भेज रहे हैं। हमारे चित्रकला के साथी हैं वो आपको भेज रहे हैं, हमारे सामान्य आधारिक के साथी हैं वो आपको भेज रहे हैं, हिंदी के हमारे प्रवक्ता हैं वो आपको भेज रहे हैं। तो आप लोग बराबर पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण निष्ठा से अपने काम को करें, और काम को करने के बाद आप लोग जो गृह कार्य हम लोग बराबर दे रहे हैं, उस गृह कार्य को आप लोग करने के बाद उसकी फ़ोटो ग्रुप पे अवश्य डालें, तभी आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो लघु उत्तरी में इंजेक्शन पंप का कार्य समझाइए या बताइए। लघु उत्तरी में बता रहा हूँ मैं, लघु उत्तरी में दीर्घ और नोजल कितने प्रकार के होते हैं, पिंटल नोजल कैसे कार्य करता है, जो मैं भेजूंगा उसमें तो हो सकता है मिसप्रिंट हो, लेकिन ध्यान से सुने। पिंटल नोजल किस प्रकार कार्य करता है, इंजेक्टर का क्या कार्य है, इंजेक्टर पर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है इंजेक्शन सिस्टम में क्या दोष आ सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्यूल फिल्टर पर कैसे या फ्यूल फिल्टर को कैसे साफ़ किया जाता है। अगला प्रश्न है नोजल की सफाई कैसे की जाती है। इसके अगला प्रश्न है इंजेक्टर की जांच का तरीका समझाइए। अगला प्रश्न नोजल में संभावित दोष बताइए। अगला प्रश्न इंजेक्शन सिस्टम के संभावित दोष व उपचार बताइए। गवर्नर क्या है। अगला प्रश्न गवर्नर कितने प्रकार के होते हैं। ये लघु उत्तरी प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में 2-2 नंबर के आते हैं। तो आप लोग ये लघु उत्तरी के प्रश्न जो मैंने बोले हैं, इन प्रश्नों को आप लोग इन सभी के उत्तर हमारे वीडियो से, हमारी PDF से या हम जो सामग्री भेज रहे हैं उससे आप लोग फेयर कॉपी पर लिखेंगे। दीर्घ उत्तरी में
सामान्य इंजेक्टर की कार्यविधि क्या है, या कार्यविधि समझाइए। नंबर 2 है, दूसरा है नोजल की रचना व कार्यविधि समझाइए। ये दीर्घ उत्तरी हैं। नंबर 3 में नोजल कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 4 फ्यूल इंजेक्शन पंप की बनावट तथा कार्य प्रणाली का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए या सचित्र वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है इंजेक्टर के विभिन्न परीक्षण व उनके समायोजन पर प्रकाश डालिए। इंजेक्टर होते हैं उन पे। नंबर 6 एक चतुर्घाती पेट्रोल इंजन तथा एक चतुर्घाती डीजल इंजन के ईंधन आपूर्ति व्यवस्थाओं के सिद्धांत में अंतर स्थापित कीजिए। एक चतुर्घाती पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में जो फ्यूल हम लोग ईंधन की आपूर्ति यानी फ्यूल सप्लाई सिस्टम का अंतर समझाइए। ये क्या अंतर है। ये अंतर आप लोगों को पता होगा कि उसमें कार्बोरेटर होता है पेट्रोल में, इसमें गवर्नर होता है। वहाँ हवा और पेट्रोल का मिश्रण हम सिलेंडर को अंदर ले जाते हैं, इसमें ओनली हवा ले जाते हैं। वहाँ स्पार्क प्लग से फ्यूल को जलाते हैं, यहाँ गर्म हवा पर स्प्रे करते हैं। ये कई अंतर हैं जो हम आप लोगों को पिछले वीडियो में, पिछले अध्यायों में बता चुके हैं। ये रेखा चित्र की सहायता से प्रयुक्त होने वाले मुख्य अवयवों को दिखाइए कि कौन कौन से अवयव समझ रहे हैं। उसमें स्पार्क प्लग, इसमें गवर्नर या नोजल, इंजेक्टर, ये सभी अवयव हैं। नंबर 7 है किसी डीजल इंजन में फ्यूल सप्लाई सिस्टम का सचित्र वर्णन कीजिए। जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है मैंने आप लोगों को भेजा है। फ्यूल इंजेक्टर के कार्य तथा उनके भागों एवं कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिल्टर को साफ करने का भी वर्णन कीजिए। नंबर 9 इंजेक्शन पंप के कार्य को समझाइए। उसका टेस्ट कैसे किया जाता है, किस प्रकार से इंजेक्शन पंप को टेस्ट किया जाता है, समझाइए। नंबर 10 यांत्रिक गवर्नर का, यांत्रिक गवर्नर है, यांत्रिक गवर्नर का कार्य सिद्धांत समझाइए, यांत्रिक गवर्नर का। और नंबर 11 गवर्नर कितने प्रकार के होते हैं। गवर्नर जो द्रवी गवर्नर है, द्रवी गवर्नर का या हाइड्रोलिक गवर्नर का सचित्र वर्णन कीजिए। ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में ये 4-4 नंबर के या 8 नंबर के 2 प्रश्नों को मिलाकर आ जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो ये प्रश्न हुए। हम इन सभी की आपको PDF या फ़ोटो खींचकर भेजेंगे। आप लोग समस्त कार्य, कल रविवार है, आज शनिवार है, आज से ही लग जाइए, क्योंकि आप लोगों की शिकायतें हमारे और अध्यापक लोग कर रहे हैं कि आप लोगों ने काम कुछ कम कर रहे हैं। बेटा शिकायतें ना मिलने पाएँ और शिकायत का मौका ना दें, क्योंकि उसमें आप लोगों का ही नुकसान है। तो इसलिए काम को करें, फेयर काम लिख के उनकी फ़ोटो प्रतिदिन 8 बजे से लेके 2 बजे तक, सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक प्रतिदिन आप लोगों के लिए ग्रुप खुला हुआ है। आप लोग प्रतिदिन अपने कार्य की समीक्षा, कार्य की फ़ोटो खींचकर इस ग्रुप में डालें। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों से पुनः मैं समस्त छात्रों को निर्देशित करता हूँ कि आप लोग लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करें, घर से ना निकलें, हाथों को साफ रखें, बार बार साबुन से धोएं, अकारण घर से बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क को लगाकर या रुमाल बांधकर या गमछे से अपने मुंह को ढककर निकलें। और कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने मोहल्ले को बचाएं और अपने देश को बचाएं। ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, अपेक्षा रखता हूं। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।